हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक एनिलिडा है। एनिमल किंगडम के जितने भी टॉपिक प्रोटोजोआ से लेके कॉर्डेटा तक सारी चीज़ें वन बाय वन कवर किया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक हम लोगों ने एक्स्क्लेहेलमिन्थेस तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिलिडा है। ये टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, ईएमआरएस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसमें यूपी पीसीएस भी शामिल किया गया है। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, आपको पता होगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको हमारी एफर्ट, हमारी मेहनत पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा। 5 क्वेश्चन के बाद हम कल के वीडियो के कमेंट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, give below the various level of organization as met with in kingdom animalia along with their एग्जाम्पल सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। यानी नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सहित दिए गए हैं। गलत युग्म का आपको जो है पहचान करना है। पहला दिया है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल जो होते हैं वो स्पंज होते हैं, यानी पोरीफेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उनमें उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल होता है, सेल के लेवल पर होता है। बिल्कुल सही बात है। सिलेंट्रेटा एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, उसमें टिश्यू लेवल का होता है। एनिलिडा ये ऑर्गन लेवल का नहीं होता है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ऑर्गन लेवल का कौन सा होगा तो इसके बाद आने वाला प्लेटीहेलमिन्थेस जो होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है। ठीक है, और एनिलिडा जो होता है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी कि अगर आप प्लेटीहेलमिन्थेस के ऊपर जाएंगे एक्स्क्लेहेलमिन्थेस से तो सारे जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल के हो जाएंगे। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा, गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सोलोटल डिंभक पाया जाता है, एक्सोलोटल लार्वा किस में पाया जाता है तो एक्सोलोटल लार्वा जो है ये नियोटेनी और पेडियोजेनेसिस दोनों में ही पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सोलोटल लार्वा नियोटेनी जिसे डिंभक जनन और पीडियोजेनेसिस यानी छद्मोजनन दोनों प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, ये सामान्यतः सेलामेंडर लार्वा इसे कहा जाता है। इनमें अंतःगिल्स यानी जो गलफड़े होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की तो इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे, एज़टेक नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 13वीं शताब्दी में इसकी खोज की थी। यदि इन्हें बराबर आयोडीन पानी दिया जाए तो ये कभी भी पूर्ण विकसित नहीं होंगे, यानी कि आयोडीन की उपलब्धता के कारण इनका विकास नहीं हो पाता है। ये कॉर्निवोरस लार्वा होते हैं, ये उभयचर प्राणी होते हैं और मेढक के समान दिखते हैं। ये सेलामेंडर के लार्वा की तरह होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ऐसा कौन सा जीव है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर में तरल पदार्थों की सांद्रता को अचानक से परिवर्तित कर लेता है। क्रैब्स एंड प्रॉन, अर्थवर्म एंड लीच, स्टारफिश एंड अर्चिन या फिर क्लैम्स एंड ऑयस्टर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थवर्म एंड लीच। केचुआ और जोक अचानक से वातावरण के आधार पर अपने शरीर के तरल पदार्थों की सांद्रता को परिवर्तित कर लेता है। ये दोनों ही कृमि होते हैं यानी वार्म्स हैं, दोनों एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। इनमें देहगुआ होती है, इसमें तरल पदार्थ होता है जो बाह्य वातावरण और अंतः वातावरण के तापमान और नमी दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये दोनों ही हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि उभयलिंगी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिडा है जो प्रायः परजीवी होता है स्नेल और फ्रॉग में। मतलब वो कौन सा एनिलिडा है जो स्नेल और फ्रॉग के ऊपर पैरासाइट होता है। सही जवाब हो जाएगा एकेंथोवडेला। एकेंथोवडेला एक एनिलिडा, एक परजीवी है। घोंघा और मेढक का ये देखने में लीच यानी कि जोक के समान होता है। इसमें भी अत्यधिक विकसित सकड़ नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें हुक पाया जाता है। ठीक है, ये देखने में जोक के समान होते हैं और ये घोंघा और मेढक पर परजीवी होते हैं। एकेंथोवडेला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन फेरिटेमा एंड पेरीप्लेनेटा। निम्नलिखित में से कौन दोनों में सामान्य दर्शाता है फेरिटेमा और पेरोप्लेनेटा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेंट्रली लोकेटेड नर्व कॉर्ड। फेरिटेमा जिसे केचुआ कहा जाता है और पेरीप्लेनेटा दोनों ही
दोनों में जो समान गुण है वो ये है कि इनके पेट के बल यानी वेंट्रली नर्व कॉर्ड स्थित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी इज। पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है न्यूमरस, अकर्स सिंगलिंग, अकर्स इन बंडल्स या फ्यूज्ड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अकर्स इन बंडल, समूह में होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एनिलिडा सीटी एनिलिडा संघ में पाया जाने वाला एक प्रकार का लोकोमोटरी आर्गन होता है। इसकी प्रकृति बंडल में उत्पन्न होती है, मतलब ये जो होते हैं ये बंडल में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योजक कड़ी है यानी कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा और मोलस्का। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सी है। सही जवाब ऑप्शन सी नियोप्लेना। सेम क्वेश्चन आपका इस बार एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सी है। वही क्वेश्चन यहाँ पे यूपीपीसीएस 1996 में आया था और यही क्वेश्चन आपको इस बार एलटी ग्रेड 2025 में पूछा है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नियोप्लेना। अगर आपसे भी पूछा जाए एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सी है तो वो हो जाएगा पेरीपेटस या फिर ओनिकोफोरा। इसी को पेरीपेटस या ओनिकोफोरा कहा जाता है। ये किसका है, ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का है। और एनिलिडा और मोलस्का का कौन सा है, नियोप्लेना है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हमेशा रिपीट होते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से अपने आप को रिपीट किया। ये पीसीएस में पूछा गया था और 2025 के एलटी में आया क्वेश्चन वही, ठीक है। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। अगला एफ्रोडाइट समानता समुद्री चूहा कहलाता है। एफ्रोडाइट जो समुद्री चूहा कहा जाता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका वर्गीकृत यानी कि क्लास पॉलीकीटा में रखा गया है। पॉलीकीटा को समुद्री चूहा कहा जाता है। इसके शरीर पर पैरापोडिया बालों के समान संरचना होती है, यानी कि इस पर जो है सीटी नहीं पैरापोडिया पाया जाता है, ठीक है। ये उभयलिंगी होते हैं। इन्हें मैराइन मोलस्का भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसे और किस नाम से जाना जाता है तो इसे मैराइन मोलस्का के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण क्या है, तो एनिलिडा में नेफ्रीडिया पाया जाता है उत्सर्जी आर्गन के रूप में। ये इसका विशिष्ट लक्षण है और किसी भी फाइलम में उत्सर्जी आर्गन नेफ्रीडिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें काइटिन की सीटी होती है, जैलोसियस सिलोम होता है, पाचन वाह्य कोशिकीय होता है और उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोनेलिन वर्णक है। बोनेलिन वर्णक कैसा है, तो ग्रीन इन कलर का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें प्रौढ़ मादा फीमेल यानी फीमेल जो प्रौढ़ फीमेल है, इसमें बोनेलिया अपने चर्म से चमकीला हरा पिगमेंट उत्पन्न करता है जिसे बोनेलिन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जंतु के धर में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। सिपुनकुलस, एकीयूरस, पॉलीगॉर्सियस या फिर नेरिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एकीयूरस। एकीयूरस की धड़ यानी जो ट्रंक वाला क्षेत्र होता है इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। एकीयूरस या इसी को सर्पपुच्छ कहा जाता है। ये समुद्री जंतुओं का एक छोटा समूह है। इन जंतु समूह को पहले एनिलिडा संघ में रखा जाता था, लेकिन अब इसे एनिलिडा से अलग कर दिया गया है। इसे अलग संघ के रूप में एकीयूरस संघ के रूप में ही इसे मान्यता प्राप्त हो गया है। इसका भाग 3 भागों में डिवाइड होता है। एक ऊपर वाला प्रोबोसिस होता है, फिर ग्रोव होता है और फिर लास्ट में जो होता है मतलब हेड, ट्रंक, प्रोबोसिस, ट्रंक और टेल होता है। इसके ट्रंक वाले भाग में जो है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें नर मादा का परजीवी है। Which ऑफ द फॉलोइंग मेल इज पैरासाइट ऑन फीमेल, यानी मेल जो है वो फीमेल पे पैरासाइट होता है। सही जवाब ऑप्शन बी बोनेलिया। नर जो है बोनेलिया नर जो है ये मादा बोनेलिया पे पैरासाइट होता है। प्रौढ़ मादा बोनेलिया अपने चर्म से चमकीला वो पदार्थ निकालती है जिसे बोनेलिन कहा जाता है। ये हरे रंग का होता है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में एक पूछा गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एनिलिडा का ही एक स्पीसीज है नेरिस। इसके भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी एग्जाम में देखे गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए। आज का पहला क्वेश्चन आनंद जी का आया है। इन्होंने लिखा है
एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। थैंक यू आनंद जी। उसके बाद अजय प्रकाश का आया है, तो इन्होंने देखिए इनका जो कमेंट है ना, इन्होंने बहुत सारे कमेंट किए। पहला तो इन्होंने सारे टॉपिक लिख दिए बॉटनी वाले क्लास के, बॉटनी की बुक में जो टॉपिक है उसको क्रम वाइज लिख दिया। ये तो बहुत अच्छा एफर्ट है, थैंक यू। उसके बाद अजय प्रकाश जी, इन्होंने लिखा कि मैम बॉटनी यूथ का चैप्टर वाइज करवाइए। तो अजय प्रकाश जी, आपको बता दें कि बॉटनी यूथ का चैप्टर वाइज ही इस चैनल पे चला है जब हम लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। LT ग्रेड, GIC और PGT तीनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो हम लोग जो है ना यहाँ तक मतलब 12-13 चैप्टर तक कंप्लीट बॉटनी कर चुके थे, लेकिन हमारा LT ग्रेड का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था, तो हमारे 3 चैप्टर जो हैं वो छूट गए थे। एक प्लांट फिजियोलॉजी, दूसरा जेनेटिक्स, एक और कोई चैप्टर था, 3 चैप्टर छूट गए थे। तो हम जब GIC की तैयारी स्टार्ट किए, GIC के क्लासेस को स्टार्ट किए, तो सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करने के बाद हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, और जेनेटिक्स कंप्लीट करने के बाद हमारा एक और टॉपिक छूट रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा टॉपिक छूट रहा है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है पिसाड़ू से ही चैप्टर को, वायरस से ही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। और पहले मतलब ये सारे आपने जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहले मैम वायरस कराइए, फिर फंगी, फिर एल्की, फिर लाइकेन, ये सारे चैप्टर इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इसी बुक के LT ग्रेड के वीडियो में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी आपके एडवाइस के लिए थैंक यू सो मच। इसके अलावा और लोगों का कमेंट आया है, प्लेलिस्ट बना दो मैम। तो देखिए हर एक के कमेंट को मैंने पर्सनली रिप्लाई भी किया है, और मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। फिर आया है प्रीति जी का, इन्होंने लिखा है थैंक्स डियर, योर वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू प्रीति जी, हमारे मोटिवेशन के लिए थैंक यू। इसी तरह से ओझा मिष्टू का आया है, नीलम यादव का आया है, अजय प्रकाश का आया है। आप लोग का कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप लोग भी इसी तरह से एक एक लोग कमेंट किया करिए। संतोष यादव का आया, इन्होंने पूछा ये कौन सा वैल्यूम है दीदी। तो मैं आपको बता दूं, बॉटनी में हम लोग वैल्यूम 2 पढ़ रहे हैं, और जूलॉजी में हम लोग वैल्यूम 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं देखिए मैंने हर किसी के क्वेश्चन का जवाब खुद ही किया हुआ है। आप लोग इस तरह से कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। आप सबके कमेंट हमारे लिए वैल्यूबल है। आप लोग से अनुरोध है, जो लोग कमेंट नहीं करते हैं वो लोग भी प्लीज़ कमेंट किया करिए, आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है नेरिस, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है। इन नेरिस द ब्लड इज पंप्ड बाय, किसके द्वारा, हार्ट, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स या कैपिलरी। सही जवाब ऑप्शन बी, डॉर्सल ब्लड वेसल्स। नेरिस में एक प्राचीन संचार प्रणाली है, इसमें रक्त धीमी गति से क्रमानुकंचन तरंगों द्वारा संचालित होता है। सामान्य तौर पर रक्त डॉर्सल वेंट्रल वेसल से यानी कि पृष्ठीय रक्त वाहिनियों से आगे बढ़ता है, और वेंट्रल के पीछे की ओर बढ़ता है, यानी कि उदर पोत में पीछे की ओर बढ़ता है, ठीक है। विशेष रूप से पैरापोडिया से ऑक्सीजन युक्त रक्त को अन्य रक्त के साथ मिश्रित किया जाता है। तो ये कहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, नेरिस अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को किस रूप में नेफ्रीडिया से बाहर निकालता है। तो नेरिस जो है ये एक एक्वेटिक एनिमल है, और एक्वेटिक एनिमल जितने भी होते हैं वो अमोनिया के रूप में अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। नेरिस नेरिटिडे परिवार से संबंधित है, और ये पॉलीकीटा के अंतर्गत आता है, क्लास पॉलीकीटा और फैमिली नेरेटिडे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य भाषा में नेरिस को किस नाम से जाना जाता है, अगर आप में से किसी को भी पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एनिलिडा वर्ग के जितने भी जीव होते हैं इन सभी का उत्सर्जी आर्गन नेफ्रीडिया होता है, और ये इनकी विशेषता होती है। ये जो है अमोनिया और यूरिया दोनों उत्सर्जित करते हैं, लेकिन नेरिस जो होता है ये अमोनिया उत्सर्जित करता है, ठीक है। एनिलिडा में बहुत से एनिमल ऐसे हैं जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं, और बहुत सारे अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। अगर पूछा जाए स्पेशली नेरिस की, तो ये जो है अमोनिया उत्सर्जित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हेट्रोनेरिस है, हेट्रोनेरिस क्या है। तो हेट्रोनेरिस जो है द सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस, इसी को हेट्रोनेरिस कहा जाता है। नेरिस की लैंगिक अवस्था को हेट्रोनेरिस कहा जाता है। ये मुक्त रूप से तैरने वाला, डाइमॉर्फिक और लैंगिक है। ये बाह्य रूप से नर और मादा जीवों दोनों जीवों का शरीर संशोधित पश्च और असंशोधित पूर्वकाल
में सोमाइट्स के बीच अंतर दिखाता है, जो नेरिस की एक विशेषता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेथन्स के विषम लैंगिक चरण की विशेषता है? हेट्रोनेरिस में। हेट्रोनेरिस में नेथन्स के विषम लैंगिक चरण की विशेषता पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है न्यूकल ऑर्गन, एटोक, एपिटोक या पेरिस्टोमियम टेंटिकल्स। सही जवाब ऑप्शन सी एपिटोक। हेट्रोनेरिस की विशेषता एपिटोक है। आंतों का एपिटोक क्षेत्र गोनैक के साथ विकसित होने के कारण संकुचित होता है और अंत में कार्यवाहिनी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंथीस के ट्रोकोफोर लार्वा की विशेषता क्या है? नियंथीस के, एक मिनट, नियंथीस के ट्रोकोफोर लार्वा की विशेषता पूछा है। तो नियंथीस के ट्रोकोफोर जो लार्वा होते हैं, इनमें शिखर पंक्ति और क्षैतिज पंक्ति दोनों होता है। बोथ एपिकल रो एंड ऑफ सीलिया एंड हॉरिजेंटल रो ऑफ सेलिया, यानी कि एपिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही पंक्तियां इसमें होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नियंथीस का ट्रोकोफोर लार्वा एक चींटी के समान लार्वा है जो फ्री स्विमिंग करता है और इसके परिधि किनारों के साथ क्षैतिज पंक्तियां भी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी आइज आर प्रेजेंट इन क्लैम वार्म? क्लैम वार्म जिसे नैरिस कहा जाता है, अभी मैंने आपसे यही पूछा था कि नैरिस का सामान्य नाम क्या है। तो नैरिस को सामान्य रूप से क्लैम वार्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लैम वार्म। ये जो है इसमें पूछा है कि आंखें कितनी होती हैं, तो इसमें 2 पेयर आइज होती हैं, यानी कि अगर टोटल आंखें पूछे तो 4 होती हैं। पेयर में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम एलिटा सेविनिया है और इसे पाइला वार्म या रंग वार्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नैरिस का अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है एलिटा स्विनिया इसका वैज्ञानिक नाम है और इसी को पाइल वार्म, रंग वार्म या काल्म वार्म के नाम से जाना जाता है। इसमें आंखें कितनी होती हैं? यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम बना है, आप देख सकते हैं इसमें 2 जोड़ी आंखें होती हैं। ठीक है, देखिए आइज, एक जोड़ी यहाँ और एक जोड़ी यहाँ, यानी टोटल आंखें 4 और पेयर्स में पूछ ले तो 2 जोड़ी, 2 पेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नैरिस में एपिटोक का संबंध है। तो नैरिस में एपिटोक जनन से संबंधित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। एपिटोक एक अलैंगिक उत्पाद है। कुछ मादा नैरिस के क्लैम वार्म से एक पदार्थ उत्सर्जित होता है जिसे फर्टिलाइजिंग कहते हैं, जो मेल को आकर्षित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कार्य करता है। एपिटोक का मुख्य कार्य अंडोत्सर्जन और शुक्राणुओं का उत्सर्जन करना होता है, यानी कि एवं एग और स्पर्म का उत्सर्जन करना एपिटोक का कार्य होता है। तो ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन, नेरिस में पाए जाने वाला न्यूकल्स अंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? या यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूकल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूकल्स पाया किस में जाता है? तो ये नेरिस में पाया जाता है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये ऑल फैक्ट्री फंक्शन यानी घ्राणेंद्रीय कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, जो घ्राण अथवा गंध संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ऑल फैक्ट्री लोब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जंतु के ट्रंक से हृदयी तंत्र अनुपस्थित होता है? तो हम लोगों ने देखा था नैरिस का जो ट्रंक वाला भाग होता है वहाँ पे क्या कहते हैं, हृदयी तंत्र जो है वो अनुपस्थित होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अनुपस्थित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, हेट्रोनेरिस से निरिस बनने तक कौन कौन से परिवर्तन प्रतीत होते हैं? यानी हेट्रोनेरिस से नैरिस बनने में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? आंखों का विलुप्त होना या छोटा होना, तो ये नहीं होता है। दूसरा, शरीर के पिछले हिस्से में बढ़े हुए पैरापोडिया, ये बिल्कुल सही बात है। नैरिस से हेट्रोनेरिस में रूपांतरण के दौरान पैरापोडिया शरीर में आधे पश्च भाग में बहुत बड़ी व विशिष्ट प्रकार की होती है। पेरिस्टोमियल सिरा बड़ी हो जाती है। इंटेस्टाइन दबा हुआ व कार्यशील नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू? पैरापोडिया किससे संबंधित है? तो पैरापोडिया हमेशा लोकोमोशन से संबंधित होता है और नैरिस के क्षेत्र में ये रिस्पायरेशन से संबंधित है। पैरापोडिया गमन व श्वसन दोनों से संबंधित है। ठीक है, पैरा का अर्थ होता है, अगर बात करें पैरा का अर्थ क्या होता है, तो पैरा का मतलब होता है बगल में और पोडिया का मतलब होता है पैर, यानी कि बगल में जो ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे नैरिस का एक डायग्राम बना है,
ये वाला, ये जो साइड में यहाँ पे दिख रहा है, इसी को पैरापोडिया कहा जाता है। ये नैरिस में लोकोमोशन और गमन दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं, लोकोमोशन और रिस्पायरेशन दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अब नैरिस के क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब फेरिटिमा से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हम लोग उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फेरिटिमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, यानी कि कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। सही जवाब पोरफायरिन, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। फेरिटिमा की देह भित्ति यानी कि इसकी जो सर्कुलर मसल लेयर है, इसमें वर्तुलाकार पेशी स्तर पोरफायरिन की पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये फेराटिमा के शरीर को तेज रोशनी के खतरनाक प्रभाव से बचाता है, ठीक है। ये कैसा रंग देता है, तो ये फेरिटिमा को भूरा या क्ले रंग प्रदान करता है, पोरफायरिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें रक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो फेरिटिमा में रक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लड ग्लैंड किसमें पाया जाता है, फेरिटिमा में पाया जाता है। फेरिटिमा क्या है, तो फेरिटिमा केचुए की एक प्रजाति है, इसमें चौथे, पांचवें और छठे खंड में रक्त ग्रंथियां मौजूद होती हैं। ये भी पूछ सकता है किस भाग में होगी, तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स भाग में मौजूद होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फेरिटिमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रीडिया मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, तो 14, 15, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। फेरिटिमा यानी केचुए के सेप्टल नेफ्रीडिया उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए होते हैं, उत्सर्जन के लिए। सेप्टल नेफ्रीडिया एक केचुए में मौजूद सबसे बड़ा नेफ्रीडिया है। ये 14वें और 15वें खंड के बाद इंटर सेगमेंटल सेप्टम के दोनों किनारों पर मौजूद होते हैं। प्रत्येक पट में 40 से 50 सेप्टल नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं, जो दो पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए फेरिटिमा का एक डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको सेप्टल नेफ्रीडिया, ये देखिए यहाँ पे आपको सेप्टल नेफ्रीडिया दिख रहा है, ठीक है। अगला, शुक्राणुओं की जोड़ी क्रमशः किस किस खंड में पाई जाती है फेरिटिमा में, यानी फेरिटिमा में किस किस खंड में शुक्राणु पाए जाते हैं, तो 6, 7, 8 और 9, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेरिसेप्टल नेफ्रीडिया किस में पाया जाता है, शुक्राणु किस में पाए जाते हैं, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 14वें, 15 खंड में इंटर सेगमेंटल सेप्टम पाया जाता है, और 6, 7, 8 और 9 में शुक्राणु पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक फेरिटिमा का डायग्राम है जो आपको खंड वाइज डिवाइड किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ लेके आप हर चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7वें खंड में आपको क्या दिखाया गया है, स्पर्मेटिका यानी शुक्राणुओं को यहाँ पे दिखाया गया है 7वें खंड में। तो 6, 7, 8 और 9 इन सब में जो है स्पर्मेटिका जो है यानी कि शुक्राणु पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरे खंड में गुख गुहा और 7वें खंड में जठर यानी कि स्टेमन होता है, ठीक है। तीसरे खंड में गुख गुहा और 7वें खंड में स्टेमन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्लाइटेलम आयता सिंगुलम केचुए में होता है, निम्नलिखित में से क्या। सही जवाब हो जाएगा 3 सेगमेंट। 3 सेगमेंट में क्लाइटेलम जो होता है तीसरे सेगमेंट में होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फेरिटिमा में सिंगुलम जो है वो 3 खंड में स्थित होता है, कौन से, 14, 15 और 16, कौन से 14, 15 और 16, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। केचुए में टिफ्लोसोल का क्या कार्य है, केचुए में टिफ्लोसोल क्या करता है, तो पाचन और अवशोषण करता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। केचुए में प्रोटो प्रोस्टोमियम का क्या कार्य है, तो ये डिगनिंग सॉइल यानी मिट्टी खोदना, संवेदी अंग की तरह यानी सेंसरी ऑर्गन दोनों का ही कार्य करता है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। केचुए में प्रोस्टोमियम जो है ये मिट्टी खोदने और संवेदी अंग दोनों का कार्य करता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केचुए की क्लोरागोगन कोशिकाएं केसोरिकी की किस संरचना में कार्य करती हैं, तो केचुए की जो क्लोरागोगन कोशिकाएं होती हैं ये जो है लीवर की संरचना और कार्यों के समान होती है। जिस तरह से हम लोग में लीवर कार्य करता है उसी तरह केचुए की क्लोरागोगन सेल जो है वो कार्य करती हैं, ठीक है। ये अमोनिया और यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। ये कोशिकाएं कशेरुकी की यकृत कोशिकाओं की भांति जो है वो कार्य करती हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला, केचुए में क्लोरागोगन कोशिकाएं किसका कार्य करती हैं? तो ये एक्सक्रीशन का करती हैं, जैसे हमारा लीवर के समान होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं? एक्सक्रीशन का कार्य करती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुआ में वही भूमिका अदा करती हैं जो वर्टिब्रेट्स में यकृत? तो सही जवाब हो जाएगा क्लोरागोगन सेल, ऑप्शन डी सही जवाब। क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा गया आप देख सकते हैं। सही मिलान कीजिए, इसमें सही कौन सा है? तो क्लोरागोगन सेल केचुए से संबंधित है। बाइट्रोडियल टिश्यू जो है ये लीच से संबंधित है, नेरिस से नहीं है। दूसरा, हाइड्रोसील ये फ्लैट वार्म से संबंधित नहीं है। अगर एम्बुला लार्का ये इकानोडर्मेटा से संबंधित है। और इसका जो सही जवाब क्लोरागोगन ये अर्थवार्म से संबंधित है। ये अर्थवार्म में किसका कार्य करती हैं? एक्सक्रीशन का कार्य करती हैं और ये वर्टिब्रेट के लीवर सेल के बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ सिलिएटम इन अर्थवार्म इज? केचुए में क्लाइटम का मुख्य कार्य क्या है? केचुए में क्लाइटम का मुख्य कार्य कोकून फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कार्य करती हैं? कोकून फॉर्मेशन का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन का कार्य करता है? यानी ग्राइंडिंग मशीन का कार्य कौन करता है? तो केचुए में पाए जाने वाला जो गिजार्ड होता है ये ग्राइंडिंग मशीन का कार्य करता है। ये केचुए के 8 और 9 खंडों में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केचुए में रक्त रंजक होता है, ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवार्म इज? केचुए में कौन सा ब्लड पिगमेंट पाया जाता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के कारण इसके ब्लड का रंग लाल होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि केचुए में हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में ना होकर कहाँ होता है, तो ये इनके प्लाज्मा में घुला होता है, ठीक है, जिसके कारण इनका जो ब्लड होता है वो हमें रंगहीन दिखाई देता है, ठीक है। और हमारे जो ह्यूमन होते हैं इनमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन ये रक्त कणिकाओं में घुला होता है, इसलिए ब्लड जो है रंगीन लाल रंग का दिखाई देता है। इनमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन इनका जो हीमोग्लोबिन है वो इनके प्लाज्मा में घुला होता है, जिसके कारण इनका ब्लड जो है वो हमें सफ़ेद दिखाई देता है, रंगहीन दिखाई देता है। और ह्यूमन का जो ब्लड है उसमें आरबीसी जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात करें काकरोच व अन्य कीटों में, तो इसमें हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो केचुए में अमोनिया और यूरिया दोनों ही उत्सर्जी पदार्थ है। इनका उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो नेफ्रीडिया इनका उत्सर्जी अंग है। अमोनिया तथा यूरिया दोनों ही जल में अत्यंत घुलनशील होते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन पक्षियों में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जन करके ये शरीर में जल की हानि को रोकते हैं। कौन? पक्षी। और ये जो उत्सर्जन करते हैं ये अमोनिया और यूरिया का करते हैं, ठीक है। अगला, हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में घुला होता है? तो हम लोगों ने देखा था केचुए के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन जो है वो घुला होता है। अगला, केचुए के ब्रिस्कोड किन खंडों में पाए जाते हैं? यानी फेरिटिमा में जो टेस्टिस सैक है वो किस में पाया जाता है? 10 और 11 में। खंड नंबर 10 और 11 में। टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केचुए किसके प्रति सकारात्मक प्रक्रिया दर्शाते हैं? तो केचुए जो हैं ये केमिकल्स के प्रति सकारात्मक प्रक्रिया दर्शाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। केचुए में सुव्यवस्थित संवेदी अंग जिसे रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं वो पाया जाता है और ये केमिकल के प्रति पॉजिटिव होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। केचुए में अंडाशय कहाँ स्थित होता है? तो अंडाशय जो होता है वो 13वें खंड में होता है। और टेस्टिस किस में होता है? टेस्टिस 10वें और 11वें खंड में होता है। और अंडाशय कहाँ, ओवरी कहाँ होता है? 13वें खंड में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केचुए के किन खंडों में सूखों का अभाव होता है? किसमें सीटी जो है वो अब्सेंट होती है? तो प्रथम में, अंतिम में, 13वें में या 14, 15, 16 में किसमें सीटी अब्सेंट होती है? तो सीटी जो है वो प्रथम में भी अब्सेंट होती है, इसके अलावा अंतिम में भी अब्सेंट होती है और इसके अलावा 14, 15, 16 में भी अब्सेंट होती है। 13 में पाई जाती है, इन सब में अब्सेंट होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले में अब्सेंट होगी, लास्ट में अब्सेंट होगी और इसके अलावा 14, 15, 16 में अब्सेंट होगी, ठीक है। टी है क्या? तो सीटी इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। अगला, अर्थवार्म हैप्स केचुए में हृदय के 4 जोड़े होते हैं, हृदय नहीं होते हैं, हृदय के 2 जोड़े होते हैं या नीला रुधिर होता है? सही जवाब ऑप्शन ए, हृदय के 4 जोड़े होते हैं। केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। ये आधार विहीन होते हैं। अगर पूछा जाए इनका हृदय किस किस खंड में होता है? तो 7, 9, 12 और 13 इस खंड में इनका हृदय होता है। 7, 9, 12 और 13 खंड में, ठीक है।
अगला, केचुए का टिफ्लोसोल क्या है? केचुए में टिफ्लोसोल जो है वो किस चीज़ का कार्य करता है? तो ये फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन है। ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। केचुए के में आंत्रभंजीय भाग यानी कि टिफ्लोसोल जो है ये 27वें खंड से लेकर 17वें खंड के प्रारंभ से लेकर अंतिम 24-25 खंडों तक फैला रहता है या आंत के वलय के से बनता है। इसमें दीवारों के भीतर रसांकुर होते हैं। ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइन में बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो श्वसन तो करता है परंतु इसमें कोई विशेष श्वसनीय अंग नहीं पाया जाता, यानी किस जो श्वसन तो करता है लेकिन इसमें रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं पाया जाता, तो वो अर्थवार्म हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसमें रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं पाया जाता तो ये किससे करता है? तो ये अपने क्यूटिकल से ही, अपना जो स्किन है उसमें पाए जाने वाले क्यूटिकल से ही ये अपना रिस्पायरेशन करता है। स्पेशल ऑर्गन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने कॉकरोच वगैरह में सुना होगा कि बुकलंग्स पाए जाते हैं, उस प्रकार इसमें जो है कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसकी प्लाज्मा में घुला पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन केचुए के प्लाज्मा में घुला पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अब यहाँ नेरिस्ट के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हिरुडेरेनिया से संबंधित है, हम लोग इसको देखेंगे। हिरुडेरेनिया से अब हम लोग एक दिन में एक फाइलम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू भी आ रहा है। जैसे जैसे व्यू बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को भी बढ़ाती जाती हूँ। आप लोगों ने LT ग्रेड में देखा होगा, अभी तक हम लोग एक फाइलम को 2 दिन में कवर कर रहे थे, लेकिन अब हम एक फाइलम को एक दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, भले वीडियो थोड़ा लॉन्ग ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग के कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। इसी तरह आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से, व्यू के माध्यम से, लाइक के माध्यम से मेरे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हिरुडेरेनिया में कितने खंड होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33। हिरुडेरेनिया में कितने खंड होते हैं? 33 खंड होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हिरुडेरेनिया का चित्र आपके सामने बना हुआ है। यहाँ 1 से लेकर 33 खंड तक ये फैला हुआ है। वैसे जनरल भाषा में अगर आपसे पूछा जाए कि हिरुडेरेनिया क्या है, तो हिरुडिनेरिया को ही जोंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोंक कहा जाता है। ठीक है, हिरुडिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, वैसे जनरल भाषा में इसे जोंक कहा जाता है, लीच कहा जाता है। और इसमें कितने खंड होते हैं? इसमें 1 से लेकर 33 खंड होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके नर जननांग किस में होते हैं? तो ये 12 में से 22वें खंडों में स्थित होते हैं और 11 जोड़ी वृषभ होते हैं इसमें। ठीक है, 12 से 22 तक इसमें नर जननांग पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 11 जोड़ी इसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरी भी उपस्थित होती है। ओवरी कितनी? एक जोड़ी। और टेस्टिस कितने? 11 जोड़ी। ठीक है, कितने? 11 जोड़ी। और अगर बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तालाब में प्रवेश करने वाले पालतू पशु जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, मनुष्य हो गया, इनका रक्त चूसते हैं और ये तालाबों में, पानियों में रहते हैं। ठीक है, जोंक आप सभी ने सुना होगा, आई होप देखा भी होगा। ऑप्शन इसका जो सही जवाब, इसमें कितने पेयर पाए जाते हैं? 33। अगला क्वेश्चन, भारतीय जोक हिरुडेनेरिया विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला दिया है, एक भारत में इसका औषधिक उपयोग में कार्य किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हिरुडेनेरिया यानी जोक का यूज जो है वो औषधि के रूप में किया जाता है। ये हिरुडेनेरिया जो है ये भारतीय रक्त चूसने वाले जोक होते हैं और इनका जो है किसी का ब्लड इन्फेक्शन हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो इनसे द्वारा जो है उनकी ट्रीटमेंट कराया जाता है। दूसरा, या मीन, मेढक, पशु व मानव का रक्त चूसते हैं। बिल्कुल सही बात। रक्त का पाचन 10 से 14 महीनों में होता है। ये भी सही बात। इनकी देह गुहा अति विकसित होती है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पहला गलत। चौथा जो है ये इसका गलत हो जाएगा। हिरुडिनेरिया फाइलम एनिलिडा में आते हैं। इन्हें भारतीय रक्त चूसने वाले जोक के नाम से जाना जाता है। इनका शरीर नरम पेशी खंडित होता है। ये मछली, मेढक, मानुष, पशु आदि का रक्त चूसते हैं। इनका रक्त 10 से 14 महीनों में जो है डाइजेस्ट होता है। भारत में इसका औषधीय उपयोग भी किया जाता है, लेकिन इनका जो देह गुहा है वो बहुत विकसित नहीं होता है। ठीक है, इसमें दिया अति विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, तो ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉट्रियोडाइल ऊतक निम्नलिखित में से किस जंतु का एक विशेष लक्षण है? सही जवाब हिरुडिनेरिया यानी कि जोक। जोक में बॉट्रिडियल टिश्यू पाया जाता है। हिरुडिनेरिया जोक है जो मीठे पानी की टंकियों, तालाबों, झीलों, दलदली धाराओं में रहता है। ठीक है, बैट्रोडियल टिश्यू क्या है? तो यह एक अंगूर जैसा कोश का समूह है। ये पैरेन्काइमा और संयोजित ऊतक है जो सीलोम पर आक्रमण करते हैं। ठीक, ऑप्शन सी सही जवाब।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु हैं। द्विलिंगी जंतु कौन सी है? तो लीच यानी कि हिरुडिनेरिया जो है ये द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसके अलावा टीनिया सोलियम भी द्विलिंगी होता है, जबकि यहाँ पे जो दिया है हाउस फ्लाई, एस्कैरिस और हॉनी बी ये सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन जटिल जोक का खंड है? जटिल जोक अ टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच। सही जवाब क्वीन क्वालुनेट, ऑप्शन डी सही जवाब। जोक में क्वीन कॉलोनेट जनन प्रक्रिया का जटिल खंड होता है। ये किससे संबंधित है? जनन प्रक्रिया से होता है। जोक में ट्रू ब्लड वेसल सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसकी खोज जो है किसने की थी? तो सॉरी, इसकी इसका जो सब क्लास है वो सिलिएटा है। इसका सब क्लास क्या है? सिलिएटा है। ठीक है। एक जोक में 109 एनुली पाए जाते हैं। शरीर के मध्य भाग में एक विशिष्ट खंड 5 एनुली शामिल है। इसका प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, लीच यानी जोक के लार में प्रति रक्त स्कंदन यानी एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। तो वो क्या पाया जाता है? हिरुडीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? हिरुडीन, जो एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हिरुडिनेरिया में कितने जोड़ी प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया होते हैं? तो 17 जोड़ी। हिरुडिनेरिया में कितने जोड़ी प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया होते हैं? 17 जोड़ी। नेफ्रिडिया क्या कार्य करते हैं? तो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अगला, जोक के द्वारा किए गए उपचार में पीड़िता से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है। कौन करता है? हिरुडीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जोक की लार ग्रंथियों में रक्त रोधी पदार्थ हिरुडीन पाया जाता है। या हेपेरिन द्वारा हिरुडीन का स्राव हेपेरिन द्वारा होता है। मनुष्यों में इसकी वजह से रक्त जमने नहीं पाता और घाव नहीं भरता, जिसके माध्यम से अशुद्ध रक्त को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करें इंसुलिन की, तो ये पैनक्रियाज के लैंगरहैंस दीपिकाओं के वीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है। और पेप्सिन एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच? कितने होते हैं? 10। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक रक्त चूसक है यानी ब्लड सकिंग कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हिरुडिनेरिया। इसी को सैंगीवोरस कहा जाता है। जो लोग ब्लड चूसकर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें सैंगीवोरस कहा जाता है। जिस तरह हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस होता है, उसी तरह ब्लड चूसने वाले एनिमल्स को सैंगीवोरस कहा जाता है। हिरुडिनेरिया ये सैंगीवोरस होता है। इसमें बोट्राइडल टिश्यू पाए जाते हैं। पैरापोडिया सिर और टेंटिकल्स अनुपस्थित होता है। सीटी अनुपस्थित होता है। ये जल और स्थल दोनों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला क्वेश्चन, हीरोडिन है। हीरोडिन क्या है? तो हीरोडिन जो है ये कोआगुलेंट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। कोआगुलेंट, रक्त थक्का बनाने से बचाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हीरोडिन एक जोक है जो क्या है? तो ये हीरोडिनेरिया एक जोक है जो, ऑप्शन ए सही जवाब, कैटल्स यानी पशु। हेरोडिनेरिया एक जोक की प्रजाति है जो हेरोडिनेरी फैमिली से है, जो कैटल्स में रहता है। ठीक है, पशुओं में रहता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे सामान्यतः भारतीय पशु जोक यानी कैटल लीच भी कहा जाता है। ये मुक्त जीवी परजीवी होते हैं, यानी कि फ्रीली स्विंग तो करते हैं लेकिन ये पैरासाइट होते हैं। ठीक है, हिरुडोथेरेपी के द्वारा मनुष्यों का उपचार भी किया जाता है। लुडरीन को एक और फेमस नाम से जाना जाता है, क्या? 32 ब्रेन एनिमल। इसमें 32, इसको 32 ब्रेन एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके कुल 32 खंड होते हैं और हर खंड में एक दिमाग होता है, इसीलिए इसे 32 ब्रेन एनिमल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिरुडिनेरिया में पश्च चूसक का निम्नलिखित खंडों द्वारा होता है। तो इसका निर्माण कितने खंडों द्वारा? तो ऑप्शन सी 7 खंडों द्वारा, जो 27 से लेकर 33 तक होता है। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 7 खंडों द्वारा इनके पश्च चूसक यानी पोस्टीरियर सकर का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, हिरुडिनेरिया की प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। मोस्ट ऑफ सिलोमिक स्पेसीज हिरुडिनेरिया इज फील्ड विथ। किससे भरा होता है? तो सही जवाब बॉट्रियोइडल टिश्यू से, बॉट्रियोइडल टिश्यू से भरा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा में एक अस्थायी क्विलेटम क्विटेलम का कौन सा भाग द्वारा निर्माण होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी 10 से 11। हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा में अस्थायी क्लिटेलम का निर्माण 10 से 11 भाग होता है। क्लिटेलम 3 खंड होते हैं, 9, 10 और 11। ठीक है, जो हिरुडिनेरिया में अस्थायी क्लिटेलम तो नहीं, लेकिन इनका निर्माण ब्रीडिंग सीजन में होता है। नर व मादा जननांग 5वें व
9वें खंड में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एनिलिडा के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्थ्रोपोडा है। इसके भी हम, अगर आपका कमेंट अच्छा मिला, हमें आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिला, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, वीडियो पे ज़्यादा से लाइक आए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्थ्रोपोडा में वैसे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइलम होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करा दें। लेकिन उसके लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर सब्सक्राइब से। आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।